अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और मेरा एक सवाल है आपसे। क्या आप जानते हैं कि साइंस क्या होती है? या फिर आप भी मेरी तरह स्कूल से ये ख्याल लेकर आए कि साइंस तजर्बे और मुशाहिदे से हासिल होने वाले इल्म को कहा जाता है? क्या वाकई साइंस महज तजर्बे और मुशाहिदे से हासिल होने वाले इल्म पर मबनी है? और क्या महज ये दो शराइत इल्म हासिल करने के लिए काफ़ी हैं? हकीकत इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। ये तो हम सब जानते हैं कि जदीद माशरे के अंदर साइंस और साइंटिस्ट को बड़ी कदर से देखा जाता है। उनकी बातों को फैक्ट्स और उनके मेथड को रैशनल करार दिया जाता है। शायद यही वजह है कि मज़हब के मानने वाले और मज़हब का इनकार करने वाले दोनों की जानिब से अपने अपने हक में साइंसी दलाइल दिए जाते हैं। इसी तरह कार्ल मार्क्स के मानने वाले हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को और सिगमंड फ्राइड के मानने वाले साइको एनालिसिस को साइंस करार देने पर बजिद हैं, जबकि उनके मुखालिफिन और फिलोसफर्स ऑफ साइंस इसको स्यूडो साइंस करार देते हैं। इन सब के नज़दीक हमें एक चीज़ मुश्तरक देखने को मिलती है, यानी ये सब साइंस को एक हकीकत तस्लीम करते हैं, साइंस के मेथड को रैशनल समझते हैं और उसके मेथड को हक तलाश करने का वाहिद रास्ता समझते हैं। इस सारी बात का मकसद ये है कि जदीद माशरे के अंदर साइंस को वो प्रेस्टीज हासिल है कि हर कोई अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी को साइंस से अखज़ करने की कोशिश कर रहा है। आप में से अक्सर लोग ये मानते होंगे हमारे निज़ाम शमसी के अंदर ये इतने सैयारे हैं और सब सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन आपका ये सारा इल्म साइंसदानों की खबर पे मबनी है। अगरचे आपका अपना ये ज़ाती मुशाहिदा है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन इसके बरअक्स आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये सूरज नहीं निकलता बल्कि ज़मीन घूमती है। यानी वो क्या चीज़ है जो साइंस को वो प्रेस्टीज देती है कि आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन को भी रद्द करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि साइंस का जो मेथड है वो इसको बाकी उलूम से मुनफरिद बनाता है। ये मेथड फैक्ट्स और एविडेंस पे मबनी है और इससे हमें हतमी और गारंटीड इल्म मिलता है। तो हम इसके मेथड को जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस का मेथड क्या है और क्या ये जस्टिफाइड इल्म मुहैया कर सकती है या नहीं। साइंटिफिक मेथड को थोड़ा जानने के लिए हमें तारीख में जाना होगा, जहाँ पे साइंस परवान चढ़ रही थी। ये 16वीं और 17वीं सदी का ज़माना था, जहाँ साइंस के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थी। कोपरनिकस नामी एक शख्स ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स पेश किया। इससे पहले जो एस्ट्रोनॉमी को माना जा रहा था वो टॉलमी की एस्ट्रोनॉमी थी। टॉलमी की एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये था कि अर्थ बेसिकली सेंटर ऑफ द यूनिवर्स थी और बाकी सारी चीज़ें उसके गिर्द घूम रही थी। लेकिन इसके अंदर काफ़ी इनामलीज आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ अरसे के बाद जो मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स है वो पीछे की तरफ हो रही है और फिर वो घूम के ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं। रेट्रोग्रेड मोशन दिखाई दे रहा था, जिसको रिजॉल्व करने के लिए एपिसाइकल्स पेश की गई। यानी कि एक तो यह है कि जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के गिर्द भी घूम रहे हैं और एक एपिसाइकल के अंदर भी घूम रहे हैं। तो इसको प्रेजेंट करने के बाद ये हुआ कि मॉडल काफ़ी पेचीदा हो चुका था और जो कोपरनिकस नामी शख्स थे जिसने ये मॉडल हीलियोसेंट्रिज्म का प्रेजेंट किया, उसकी भी कोई अक्ली बुनियाद नहीं थी, बल्कि उसने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको पेश किया और वो क्लिक कर गया। उसके बाद गैलीलियो और केपलर इसको मज़ीद आगे लेकर गए। ये जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स प्रेजेंट किया गया, इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत एस्ट्रोनॉमर्स ने की, बरक्स इसके जो हमें सुनाई देता है कि मजहबी हलकों ने की, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स ने की। और इसकी बहुत माकूल वजह थी कि जो प्रेजेंट डेटा था उसके अंदर वो काफ़ी सवालों के जवाब देने से कासिर था। ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था काफ़ी चीज़ों को और ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। आज हम यहाँ पर बैठकर मौजूदा डेटा के साथ ये बात तो कर सकते हैं कि इनमें से कौन दुरुस्त था, लेकिन उस दौर के अंदर टॉलमी की एस्ट्रोनॉमी वाज मेकिंग मोर सेंस। although it was very complicated but it was making more sense और वो प्रेजेंट डेटा के साथ ज़्यादा compatible थी। नए साइंस के वजूद के लिए महज नई थ्योरीज काफ़ी नहीं थी, बल्कि एक नया सोचने का तरीका भी चाहिए था, एक नई मेथडोलॉजी चाहिए थी जो एरिस्टोटेलियन मेथड से मुख्तलिफ हो। और इस ज़रूरत को पूरा किया फ्रांसिस बेकन ने। उन्होंने अपनी किताब नोवम ऑर्गेनम के अंदर इंडक्टिव मेथड को प्रेजेंट किया, जबकि उससे पहले जो साइंस का मेथड एग्जिस्ट कर रहा था वो डिडक्टिव मेथड था जो अरस्तू ने प्रेजेंट किया था। तो इस किताब के अंदर वो लिखते हैं कि 4 बैरियर्स हैं रीजनिंग के। नंबर 1 को वो कहते हैं कि आइडल ऑफ ट्राइब,
नंबर 2 है आइडल ऑफ केव, नंबर 3 आइडल ऑफ मार्केट प्लेस एंड नंबर 4 है आइडल ऑफ थिएटर। आइडल ऑफ ट्राइब से उसकी मुराद ये थी कि हमारी नेचुरल टेंडेंसी कि हम नेचर के अंदर ज़्यादा ऑर्डर एंड रेगुलरिटी तलाश करते हैं जितना कि वहाँ होता नहीं है। आइडल ऑफ केव से उसकी मुराद ये थी कि हमारे पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से या फिर किसी पर्सनैलिटी से मरऊब होके हमारी रीजनिंग के अंदर जो फ्लॉज आते हैं। आइडल ऑफ मार्केट प्लेस से उसकी मुराद ये थी कि हमारी जो लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनसे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उससे रीजनिंग के अंदर फ्लॉज आते हैं। और नंबर 4 पे आइडल ऑफ थिएटर, यानी कि एक गलत मेथड को एम्प्लॉय करके इल्म हासिल करना, जिस तरह से अरस्तू का मेथड था। उनका कहना यह था कि अगर आप इन 4 आइडल्स को अवॉइड करें और प्री सपोजिशन लेस अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करें तो आप इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए से जनरल कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं और आप नेचर को अपने काबू में ला सकते हैं उस तरह से जिस तरह से माजी में जादूगरों का दावा होता था। यहाँ पे हमने जिक्र किया इंडक्टिव लॉजिक का और डिडक्टिव लॉजिक का, जिसको इस्तखराजी मंतिक या इस्तकराई मंतिक कहा जाता है। इस्तखराजी इस्तेदलाल से मुराद ये है कि हम क्या करते हैं कि उसके अंदर एक जनरल प्रेमिस होती है, उससे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन डिराइव करते हैं और अगर हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रेमिसेस ट्रू हो तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि तमाम इंसान फ़ानी है, अरस्तू एक इंसान था, तो इससे कंक्लूजन जो डिराइव होती है वो है कि अरस्तू फ़ानी था। अब यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि अरस्तू फ़ानी नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रेमिसेस हैं और लॉजिकल स्ट्रक्चर है उससे कंक्लूजन डिराइव होती है। इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से एक जनरल कंक्लूजन डिराइव करते हैं। यानी कि मैं एक कौवा देखता हूँ काला है, दूसरा कौवा देखता हूँ काला है, तीसरा कौवा देखता हूँ काला है, तो मैं एक जनरल कंक्लूजन डिराइव करता हूँ कि तमाम कौवे काले होते हैं। क्या हम इंडक्टिव रीजनिंग से कोई जनरलाइज और यूनिवर्सलाइज्ड स्टेटमेंट निकालते हैं तो क्या हम जस्टिफाइड होते हैं? इस्तकराई मंतिक को मानने वालों के नज़दीक आप जस्टिफाइड होंगे अगर आपने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की, मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर की और एक भी ऑब्जर्वेशन आपके ख़िलाफ़ नहीं आई, तो आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं कि आप उससे कंक्लूजन एक यूनिवर्सलाइज कंक्लूजन डिराइव करें। अभी तक जो हमने सारी बात की उसका निचोड़ यह है कि साइंस का मेथड इंडक्टिव मेथड है और ये हमसे ये तवक्को करता है कि हम ऑब्जर्वेशंस करें जो कि अनबायस्ड हो, प्री सपोजिशन लेस हों और ऑब्जेक्टिव हों, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करें और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम इंडक्टिव मेथड के ज़रिए कोई आफाकी कुजिया अखज़ करें। तो यहाँ पे 3 सवालात पैदा होते हैं। क्या ये हमारे लिए मुमकिन है कि हम अनबायस्ड, प्री सपोजिशन लेस और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं? यानी कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन हो सकती है जो इंसान के माक़बल इल्म, उसके ख़यालात, उसके नज़रियात से मावरा चीज़ जैसी कि वो है उसके मुतल्लिक हो। नंबर 2, क्या इसके बाद हम जस्टिफाइड होंगे कि हम एक आफाकी कुजिया पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से अखज़ करें? और नंबर 3 पे ये सवाल है, क्या बेकन ने जो ये मेथड प्रपोज़ किया वाकई में साइंस की दुनिया के अंदर अपनाया भी गया या नहीं?